नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज जो बड़ी खबरें हैं इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे और बात करेंगे कि कल से शुरू हो रहे सप्ताह में क्या बड़ी घटनाएं शिमला में होने वाली हैं और बजट सत्र से ठीक पहले राज्य सरकार की तैयारी क्या है और किस तरह से इसमें हम अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, बजट सत्र से पहले एक कैबिनेट की बैठक एक होनी है और कैबिनेट की बैठक को लेकर आज आपको बताएंगे कि कब ये बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री आज विदेश से लौट रहे हैं। लौटने के बाद अगला शेड्यूल उनका क्या रहेगा, ये इस बुलेटिन में बात करेंगे। फिर कैबिनेट की जो बैठक है उसके लिए अगले बजट सत्र में जो 2 नए कानून आ रहे हैं उनका जो किस किस विभाग के हैं, उनका मकसद क्या है, ये बात करेंगे। फिर बात करेंगे प्री नर्सरी भर्ती को लेकर जो क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास अलग अलग सेक्टर से, वो भर्ती कब हो रही है और उसमें क्या चीजें नई ऐड की जा रही हैं। फिर आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कि वित्त विभाग की शिकायत मंत्री से क्यों की गई है और यह कहां का मामला है। एक बात, आज जो कलम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया है ये रेवेन्यू के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से है। ये भी आज की बड़ी अपडेट है क्योंकि राज्य सरकार ने स्टेट कैडर की तरफ को जाने का फैसला किया था। यूपीएस के विरोध को लेकर शिमला में आज एक बैठक हुई है, उस बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं, उनकी बात करेंगे। प्रियंका गांधी कल शिमला आ रही हैं, राजनाथ सिंह कल मंडी आ रहे हैं। इन दोनों के दौरे को लेकर आपको अपडेट देंगे। महाकुंभ में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डुबकी लगाई है और मुख्यमंत्री का भी शेड्यूल बन रहा है। अब अगर फाइनल हुआ तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। एचआरटीसी कर्मचारी वार्ता के लिए बुलाए हैं, आज भी इन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। वार्ता के लिए क्यों बुलाए हैं, एक वो मामला है और दूसरा बस किराया हिमाचल में कौन सा महंगा हो सकता है, यह भी एक अपडेट आज की जानने की है, खासकर अगली कैबिनेट की बैठक के लिए जिसकी तैयारी चल रही है। जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला था, उसमें एफआईआर भी हो गई अननोन पर्सन के खिलाफ, लेकिन मामला कहां का है ये बताएंगे। डॉक्टर से मारपीट के बाद डॉक्टरों ने विरोध जताया है, ये घटना कहां की है और अब क्या इसमें किया जा रहा है। नेट और जेआरएफ का जो रिजल्ट है वो आ गया है और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है नेट और जेआरएफ वाले में वो ये है कि अभी जो हमारे सामने इशू है इसका, वो अगली जो एडमिशन है यूनिवर्सिटीज में वो भी नेट और जेआरएफ से कनेक्ट होने जा रही हैं। इसके अलावा विस्तार से जब बात करेंगे वो तो बताएंगे, लेकिन मौसम की जो अपडेट है वो भी आपको देंगे क्योंकि हमने कल भी आपको बताया था कि जो फोरकास्ट है मौसम में उस पर अब नजर रखने की जरूरत है 24 से 28 के बीच में। और क्या चेंज इस मौसम में आ सकता है वो आपके जानने के लिए जरूरी है। देखिए, मौसम विभाग की प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो 24 तारीख से बदलना शुरू होगा, परिवर्तन शुरू होगा और 28 तक बारिश और बर्फबारी का क्रम जो है वो रहेगा। उसको लेकर आज ये फोरकास्ट मौसम की विभाग की तरफ से है। साथ में जो नेट और जेआरएफ के रिजल्ट की बात है तो नेट और जेआरएफ का जो रिजल्ट है वो थोड़े इंतजार के बाद आज घोषित हुआ है और इसके घोषित होने के साथ ही एक बात जो महत्वपूर्ण है जो मैं आपको पहले भी बता रहा था वो ये है कि हिमाचल में जो यूनिवर्सिटी में एडमिशंस हैं वो एडमिशन अब ये जो नेट जेआरएफ का रिजल्ट है उस रिजल्ट से ज्यादा कनेक्टेड होंगी और इसीलिए इनका इंतजार भी इस रिजल्ट का उसी तरह से हो रहा था। साथ में जो ये रिजल्ट है इसका जो इफेक्ट है वो भी इस तरह का रहने वाला है कि जहां तक यूनिवर्सिटी कैंपस में कितने लोग इसमें पास हुए हैं या निकले हैं रिजल्ट में वो अभी कंपाइल किया जा रहा है। अभी उसमें टाइम लगेगा कि कितने यूनिवर्सिटी कैंपस, क्योंकि यहां से काफी बच्चे इसको क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले जो चेंज है सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यह है कि जो चेंज है यूजीसी नेट 2024 का रिजल्ट है जिसे दिसंबर जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था और इस बार एचपीयू के विभिन्न विभागों में इसी नेट स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलेगी। ये इस बार का महत्वपूर्ण चेंज है जिसकी जानकारी अब जो आने वाले दिनों में जैसे
जैसे जैसे एडमिशन आगे बढ़ेगी उसमें पता चलता जाएगा। और इस एडमिशन के साथ ही आने वाले दिनों में नेट जेआरएफ का जो महत्व है वो भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा। अगली बात डॉक्टर से मारपीट की है। यह मामला हमीरपुर के बड़सर का है। बड़सर में एक डॉक्टर से मारपीट लोगों ने ही की थी और उसके बाद ये कल का मामला है वैसे मारपीट का, लेकिन आज हमीरपुर मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने इस घटना का संज्ञान लिया है और हिमाचल सरकार से मांग की है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को लागू हिमाचल में किया जाए। ये जो महासंघ के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, उनकी तरफ से ये कहा गया है और इन्होंने कहा कि डॉक्टरों के साथ बार बार इस तरह की घटनाएं, इस तरह के व्यवहार ठीक नहीं है। राज्य सरकार को इस अधिनियम जो है उसकी चिकित्सा आचार संहिता 2002 को लागू करना चाहिए, जिससे डॉक्टरों का 24 गुना मतलब 24 घंटे 7 दिन इनको सुरक्षा अलग से मिल सके, क्योंकि डॉक्टरों की सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। ये बात इन्होंने कही है डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा। अब बात करते हैं एक मामले की जिसमें हैंड ग्रेनेड का एक जो सनसनी जैसी हो गई थी, और ये हैंड ग्रेनेड मिला है देखिए देहरी में, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र है। देहरी में खड्ड में ये जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला है। उसके बाद आर्मी को बुलाकर इसको डिफ्यूज कर दिया गया है। हालांकि पुलिस थाना रेहन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ये मिलने के बाद इर्द गिर्द का जो एरिया था उसकी घेराबंदी कर ली गई थी। फिर ग्रेनेड के पास किसी को जाने नहीं दिया। फिर भारतीय सेना को बुलाया गया, उन्होंने डिफ्यूज किया और यहां काफी आबादी भी काफी है। देहरी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सारे हजारों बच्चे यहां से गुजरते हैं। एएसपी धर्मचंद वर्मा ने बताया कि इस मामले को जो रेहन थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई है, अब जांच करेंगे, उसके बाद जो चीजें उसमें मिलेंगी फिर उसमें आगे उसी तरह से बढ़ेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि ये कहां से ये हैंड ग्रेनेड आया था। एचआरटीसी के जो कर्मचारी हैं आज भी, क्योंकि शिमला से इन्होंने प्रदर्शनों की शुरुआत की थी, आज भी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सड़कों पर उतरने के बाद ड्राइवर कंडक्टर यूनियन दोनों इकट्ठे हैं और अब एचआरटीसी कर्मचारियों को बैठक का न्योता दिया है। नए उपाध्यक्ष जो अजय वर्मा बनाए गए हैं कांगड़ा से, इन्होंने बैठक करनी है और कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाया गया है ताकि इनको हड़ताल पर जाने से रोका जा सके। 6 मार्च को इन्होंने हड़ताल पर चक्का जाम करने की धमकी दी है एचआरटीसी कर्मचारियों ने 6 मार्च को, और इसीलिए इसको रोकने के लिए यह काम किया जा रहा है। ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने बिलासपुर में आज प्रदर्शन किया और 65 महीने का लाभ जो नाइट ओवर टाइम है वो और बाकी जो दूसरे लाभ हैं वो इनको नहीं मिले हैं, इसीलिए अब ये उस तरह से धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और जो इसके बाद की जो एक्टिविटी है, जब इनको बैठक के लिए बुला लेंगे, बैठक इनके साथ हो जाएगी तो फिर पता चलेगा कि अगला स्टेप क्या रहने वाला है। जहां तक इसके बाद जयराम ठाकुर के कुंभ जाने की बात है, तो आज उन्होंने पत्नी समेत प्रयागराज का जो त्रिवेणी है वहां पर स्नान किया है महाकुंभ में। और आज ही मन की बात भी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो डॉक्टर राजीव बिंदल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जुब्बल कोटखाई के दौरे पर थे, जो बजट से रिलेटेड परिचर्चाएं अभी कर रहे हैं भाजपा नेता, तो वहां उन्होंने मन की बात सुनी है। जयराम ठाकुर ने प्रेस बयान के जरिए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो हिमाचल का मान सम्मान का ध्यान रखते हैं, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, और जो महाकुंभ है वो भी जिस तरह से 60 करोड़ से ऊपर ज्यादा लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, ये अपने आप में पहली बार रिकॉर्ड बना है। और ये रिकॉर्ड इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए जो इंतजाम किए थे। हालांकि मुख्यमंत्री का भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी प्रयागराज जाने का एक कार्यक्रम बन रहा था, अभी वो विदेश से लौट रहे हैं, उसके बाद ये तय होगा कि वो वहां जाएंगे कि नहीं। लेकिन जयराम जो है वो स्नान करके आज आ गए हैं। अगली जो बात है वो करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी वाड्रा कल शिमला आ रही हैं। छराबड़ा में जो इनका घर है उस घर में जो छुट्टियां बिताने के लिए ये आ रही हैं। सांसद बनने के बाद इनका दौरा है, न्यू ईयर पे इससे पहले आई थी और अभी केंद्र जो हिमाचल के कांग्रेस के नेता दिल्ली में जाके उनसे मिले थे। हालांकि शिमला आने के बाद एक सेट फॉर्मूला है कि ये एक तरह से प्राइवेट दौरा होता है और यहां वो पार्टी नेताओं, विधायकों, मंत्रियों से नहीं मिलती क्योंकि ये निजी दौरा रहता है। लेकिन जो संपर्क में रहते हैं सरकार को लेकर या पार्टी को लेकर या प्रदेश को लेकर जो अपडेट है वो उन अपडेट से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन कल ये शिमला आ रही हैं। कल ही केंद्रीय रक्षा मंत्री मंडी आ रहे
हैं, जो आईआईटी के स्थापना दिवस समारोह में वो शामिल होंगे और वहां ये मुख्य वक्ता हैं। उसके बाद सुंदरनगर में प्रधानमंत्री किसान निधि वो बांटने का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। यहां भी 1000 से ज्यादा किसानों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। और जो इस कार्यक्रम के बाद जो रक्षा मंत्री हैं वो फिर वापस लौट जाएंगे। एक दिन का ही ये दौरा है। हिमाचल के जो नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता, वो सारे इस दौरे के दौरान उनके साथ रहेंगे। और जो हिमाचल के प्रभारी हैं डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, वो भी राजनाथ के दौरे से पहले मंडी पहुंच रहे हैं। और कल राजनाथ सिंह हैं। परसों से जो हिमाचल के चुनाव अधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ में मिनिस्टर भी हैं, वो भी हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। और उसके बाद हिमाचल भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, उसको लेकर भी जो गतिविधि है वो तेज हो जाएगी और उसके बाद आगे चीजें उस तरह से बढ़ेंगी। अब बात करते हैं यूपीएस के विरोध की। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध को लेकर जो एनपीएस एसोसिएशन हिमाचल में थी, जो बाद में अपने आप को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ में कन्वर्ट कर गए, हालांकि महासंघ की मान्यता अभी मिली नहीं है सरकार से, तो उन्होंने आज शिमला में बैठक की। यूपीएस को लेकर जो चीजें चल रही हैं उसमें 3 डिसीजन लिए हैं। 12,000 करोड़ एनएसडीएल से वापस लेने के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया। दूसरा, जो छूटे हुए कर्मचारी हैं उनको ओपीएस दिलाने की बात की गई, बिजली बोर्ड, जिला परिषद और अन्य कर्मचारी जो हैं। और तीसरा, यूपीएस का विरोध करेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। इसके लिए कार्य योजना विरोध प्रदर्शनों की बनाई गई। और फिर जो आगे क्या करेंगे, सांसदों को 10 मार्च को ज्ञापन देंगे, काला दिवस मनाएंगे 1 अप्रैल को, और जंतर मंतर पर जो 1 मई को विशाल प्रदर्शन है उसमें हिस्सा लेंगे। ये डिसीजन किए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक जो जहां तक वहां एनएसडीएल के पैसे की बात है तो वो मार्केट में लगा हुआ है। दूसरा, जिन जिन स्टेट्स ने अभी तक डिमांड की है उनको क्लियरली कह दिया गया है कि स्टेट्स इसमें डिफॉल्टर हैं और डिफॉल्टर स्टेट का क्लेम नहीं बनता। जहां तक एम्प्लॉई हैं जो रिटायर होंगे उनको उनका पैसा रिटायरमेंट पर ही जितना होगा वो मिलेगा उस वक्त के हिसाब से। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। दूसरी बात, जहां तक यूपीएस की है, तो यूपीएस को लेकर भारत सरकार से जो दो बार राज्य सरकार को चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी राज्य सरकार ने ही मीडिया को उपलब्ध करवाई है ताकि उसकी खबरें बन सके, लोगों के बीच में जानकारी जा सके और ये बात क्लियर हो सके कि किन परिस्थितियों में ओपीएस दी गई थी और अब किन परिस्थितियों में राज्य सरकार में अभी यह स्थिति है कि ट्रेजरी के जो क्लियरेंस है ट्रेजरी की उसको रोकना पड़ा है, उसको मॉनिटर करना पड़ा है। और नए रोजगार की जो स्थिति है वो आप सबको पता है। तो अब राज्य सरकार ने ये डिसीजन लेना है कि उन्होंने यूपीएस को लेकर क्या करना है, भविष्य के लिए क्या करना है और वर्तमान परिस्थितियों में क्या करना है। क्योंकि अभी जो अनुभव हो ही गया, लास्ट क्वार्टर तक सैलरी को मैनेज करना एक बड़ा चुनौती है और अगला साल और टफ है। तो उसमें किस तरह से चीजें ठीक करेंगे ये राज्य सरकार को देखना है। 17 मार्च को जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तो वो क्या स्टेप्स उसमें लेंगे। क्या हम विकास के सारे पैसे को सैलरी में बांट देंगे, वो भी ठीक नहीं है स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट सिर्फ कर्मचारियों का नहीं है, स्टेट सभी का है, स्टेक होल्डर सभी हैं। तो सारी चीजें एक साथ चलेंगी, एक साथ चलनी चाहिए और इसी की जो कार्य योजना राज्य सरकार को अगले बजट में बनानी है। और इस बजट में क्या क्या चीजें और होंगी, किस तरह से हम मैनेज करेंगे, हम प्लान का बजट कैसे एक तरह से जो जिसकी आकार एक होता है उसको कैसे बहाल करेंगे, क्योंकि अभी तक एनुअल प्लान भी नहीं आ पाया है। इसी दिक्कत में जो दिक्कत राज्य सरकार झेल रही है, तो इन सारी चीजों पर अगले बजट से स्थिति साफ होगी और उसी के बाद हम कुछ कह पाएंगे। अब बात करते हैं स्टेट कैडर को लेकर जो सबसे बड़ा विरोध का जो एक घोषणा कर दी गई है। और ये घोषणा कर दी गई है जो पटवारी और कानूनगो यूनियन है उनकी तरफ से, और उन्होंने क्लियर कहा है कि अब वो स्टेट कैडर बनाने के विरोध में जो कलम छोड़ो हड़ताल पर जाएंगे, ये घोषणा की है। जो स्टेट कैडर नहीं चाहते 28 फरवरी से कलम छोड़ो हड़ताल पे जाएंगे, आंदोलन करेगा पटवारी कानूनगो संघ। प्रदेशाध्यक्ष हैं इनके, इन्होंने आज वर्चुअल मीटिंग की, उसके बाद सामूहिक अवकाश पर पेन डाउन स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश पर जाने की बात कही। 25 व 27 फरवरी को सामूहिक अवकाश करेंगे, 28 फरवरी को पेन डाउन हड़ताल होगी और पटवारी व कानूनगो 4050 और नायब तहसीलदार 300 के करीब प्रभावित होंगे। इनका यह कहना है कि
कि स्टेट कैडर बनाने के कारण जो उनकी वरिष्ठता पर बुरा असर पड़ेगा और प्रमोशन में भी त्रुटियां आएंगी, इसीलिए ये फैसला इन्हें किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। और इससे पहले भी राज्य सरकार को उन्होंने कहा था, लेकिन तब बात मान ली थी, इसको विड्रॉ कर लिया था, अब अचानक ऑर्डर कर लिया। इनके अध्यक्ष हैं ये सतीश चौधरी, इन्होंने कहा कि अभी तक जितनी प्रमोशन पेंडिंग थी वही सॉर्ट आउट नहीं हुई और अब नए सिरे से डिसीजन हो गया तो हम इसका विरोध करेंगे। और विरोध की जो शेड्यूल बताया है उसकी मैंने आपको जानकारी अलग से दे दी कि वो कब से कब तक ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं, वित्त विभाग की शिकायत की गई है मंत्री से और ये मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ठाकुर। और विक्रमादित्य सिंह चंबा के दौरे पे गए थे और चंबा में जेबीटी बैच है 2006 से 2008 का, इसके जो अध्यक्ष हैं राज्य अध्यक्ष सुनील जरियाल, इन्होंने मुलाकात की विक्रमादित्य सिंह से और उनको यह कहा कि जो वित्त विभाग है वो इन कर्मचारियों से रिलेटेड जो डाटा है उसको जानबूझकर डिले कर रहा है। मसला यह है, इन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने 3/8/2023 को ऐसे कर्मचारियों का डाटा सभी विभागों से मांगा है जिनकी नौकरी 14/5/2003 के बाद लगी है, जिनके पदों के विज्ञापन 14/5/2003 से पहले हो चुके थे। अगर इनको हम, भारत सरकार ने ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी है, अगर उस अनुसार इनको पेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इनका जो हिस्सा है भारत सरकार में एनपीएस का वो वापस आ जाएगा और वो पैसा इनको मिल जाएगा, इससे इनको राहत मिलेगी और इनकी संख्या इन्होंने दावा किया है कि 10,000 के आसपास है। अब इतने हैं या नहीं ये तो वेरीफाई तभी होगा क्योंकि सरकार का हिस्सा इसमें 14% था और राज्य के कर्मचारियों का 10% था। लेकिन इनका यह कहना है कि वित्त विभाग जानबूझकर इसको डिले कर रहा है इस नोटिफिकेशन को करने में, क्योंकि इनको डिले नहीं करना चाहिए। तो मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि जब वित्त विभाग डिले कर रहा है तो बिजली बोर्ड में और जिला परिषद में ओल्ड पेंशन कैसे मिलेगी। बिजली बोर्ड को लेकर ऑलरेडी राज्य सरकार रिफॉर्म के रास्ते पे है, क्योंकि सरकार को एहसास है कि अगर बिजली बोर्ड को अभी नहीं संभाला गया तो आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जो सब्सिडी है वो काटी जा रही है, उसको रीथिंक किया जा रहा है ताकि चीजें ठीक हों। जो जेओआईटी बिजली बोर्ड के लिए 148 आए पास करके कमीशन से, वो भी वहां नियुक्ति नहीं मिल रही है उनको। तो आप इस गंभीरता को समझ सकते हैं अभी की स्थिति क्या है। तो इसके बाद आने वाले जो प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे, किस तरह से जिला परिषद वालों के बहुत सारे मामले अभी भी पेंडिंग हैं, उनको अभी भी सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका है और एक ही कारण इसका है और वो है फंड्स की कमी, पैसे की कमी। और अगर हमने जो जो चीजें लूज की हैं अभी तक इस स्टेप से या जो जो चीजें गेन की हैं कड़े फैसलों से, चाहे वो रेवेन्यू थोड़ा बढ़ाने का हो, अभी तक के जो फैसले हैं उनसे जो जितना की असर आया है उसमें और चीजें ऐड करने की जरूरत है। इसीलिए सरकार को बार बार ये डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। अगली बात करेंगे इसके बाद जो मामला है वो है प्री नर्सरी भर्ती का। देखिए प्री नर्सरी भर्ती को लेकर क्योंकि बड़े सारे व्यूअर हमारे बार बार सवाल पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आज छुट्टी के दिन भी ये अपडेट आपको देने की सोची और उसकी वजह ये थी कि ये भर्ती का आंकड़ा ज्यादा है। बेशक आउटसोर्स पे हैं, 6200 से ज्यादा टीचर इसमें होंगे भर्ती। और इसमें एक अच्छी बात यह थी जो हमें भी डर था कि कहीं इसका जो 20 से 25 करोड़ रुपया समग्र शिक्षा में भारत सरकार से आया था कहीं वो लैप्स ना हो जाए। तो वो मनी तो लैप्स नहीं होगा क्योंकि जो जेबीटी इनको पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी में इसको एडजस्ट कर दिया गया है। लेकिन यह भर्ती कब होगी इसका अभी भी कुछ नहीं कह सकते। वजह यह है कि जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो आउटसोर्स को आगे भर्ती प्रक्रिया को करवाएगी, उस कॉर्पोरेशन के जो एमडी हैं निपुण जिंदल वो छुट्टी पर हैं और नेक्स्ट वीक उन्होंने आना है, उसके बाद आगे चीजें शुरू होंगी। इससे पहले जो चिट्ठी लिखी गई थी डायरेक्टर एलिमेंट्री को, उसका रिप्लाई भी एचपीएससी को अभी नहीं मिला है। तो जब यह रिप्लाई मिलेगा उसके बाद अगला प्रोसेस होगा और फिर सारी चीजें आगे चलेंगी। हालांकि उससे पहले जो हेल्थ की भर्तियां हैं, चाहे वो एनएचएम चाहे जो बाकी हैं 1400 के आसपास हैं ये, वो भर्तियां हो जाएंगी। लेकिन प्री नर्सरी के लिए अभी आपको क्लैरिटी का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। खासकर एलिजिबिलिटी को लेकर एनटीटी का कोर्स 1 साल का लेना है, 2 साल का लेना है, क्योंकि 2 साल वाले कम हैं। तो जब कम है तो क्या पहले उनको चांस देना है और बाद में फिर 1 साल वालों को एलिजिबल करना है, या फिर एनसीटी से बाहर जाके हम ये भर्ती कर सकते हैं। इस तरह की कई तरह की जो क्लैरिफिकेशन अभी पेंडिंग है और उन क्लैरिफिकेशन के आने तक
आपको इंतजार करना होगा, फिर जो अगली चीजें हैं उन पर हम बात कर पाएंगे। इसके बाद अगली बात है इस बुलेटिन में अभी, वो है जो 2 नए कानून आएंगे। देखिए, विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 10 मार्च से शुरू हो रहा है और अब हम आपको मुख्यमंत्री, कैबिनेट और बस किराया, इन तीनों को लेकर एक साथ बता देंगे और 2 नए कानून को लेकर भी ये चारों पॉइंट एक साथ ही आएंगे। पहली बात यह कि आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री मालदीव से दिल्ली लैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो परिवार के साथ बीच में एक ब्रेक के तहत गए थे। अब आज वापस लौट रहे हैं, आज हिमाचल सदन दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो प्रयागराज जाने की प्रोग्राम फाइनल होगा, वैसे अभी टेंटेटिव रखा गया है, तो वहां जाएंगे, अदरवाइज वापस आ जाएंगे। जब आएंगे यहां पे, उसके बाद इमीडिएट आफ्टर 28 के आसपास कैबिनेट की बैठक प्लान की जा रही है और इस कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र का जो एक उसमें क्या क्या लाया जाना है, कौन से बिल नए आएंगे, किस तरह से आगे चीजें बढ़ेंगी, उसको लेकर एक खाका बनेगा। उससे पहले जो 2 नए कानून हैं वो इसी बजट सत्र में अभी तक क्लियर हो गए हैं। एक तो ये कि या तो एनडीपीएस में और संशोधन करेगी राज्य सरकार कड़ी व्यवस्था करने के लिए, ताकि जो ड्रग तस्करी में पकड़े जाते हैं, एक तो जिनकी मात्रा कम हो चिट्टे की, मान लो वो छूट जाते हैं, वो भी ना छूटे, और दूसरा ये कि जो पकड़े जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी इमीडिएट अटैच की जा सके। दूसरी जो बात है इसमें, जो इस नेटवर्क का हिस्सा किसी भी तरह के हैं, चाहे वो ड्रग पेडलर हैं, चाहे सप्लायर हैं, उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला इमीडिएट दर्ज किया जा सके और जो कर्मचारी या सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, जिस तरह से अभी तहसील वेलफेयर अफसर पकड़ा गया, एडवोकेट पकड़ा गया, पुलिस का एक कांस्टेबल पकड़ा गया, ऐसे अगर पकड़े जाएं तो उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करने की उनकी जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा सके। ये कड़े प्रावधान करने के लिए एक नया कानून आएगा असेंबली में बजट सत्र के दौरान। दूसरा कानून आएगा वाटर सेस जो लगाया था राज्य सरकार ने, और उसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कंपनियों ने, क्योंकि बड़े वकील कर रखे हैं बिजली कंपनियों ने जो ये बिजली प्रोजेक्ट हैं, तो वहां सुनवाई नहीं हो रही। इसीलिए जो फॉल्ट उसमें 3 निकले थे, उन फॉल्ट्स को दूर करते हुए एक नया कानून राज्य सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर वर्तमान में जो वाटर सेस में अधिकारी हैं उनको भी एंगेज किया गया है और जल शक्ति विभाग के जो बाकी अफसर हैं सचिवालय वाले, उनको भी लगाया गया है। तो एक नया कानून ये होगा, किस तरह का होगा, और उसमें और भी कई चीजें ऐसी हैं जो सेस लगाने का फैसला उसमें किया जा रहा है। तो एक बात, ये 2 नए कानून अभी तक हमारे सामने हैं ही, जिनको लेकर ये डिसीजन होना है। लेकिन कैबिनेट फिर जो होगी वो 28 के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। अगर 28 को नहीं हुई तो फिर मार्च के पहले हफ्ते में होगी, लेकिन आते ही एक कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। इसी कैबिनेट की बैठक में बस किराया बढ़ाने का मामला लगाया जा सकता है। कल जो बीओडी की मीटिंग हुई थी एचआरटीसी की, उसमें यह डिसीजन हुआ था, क्योंकि बस किराया बढ़ाने का फैसला कैबिनेट ही लेती है, एचआरटीसी का बोर्ड नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि ये तो एक तो ये फैसला डायरेक्टली सरकार का है, और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस फैसले को लेते हैं तो इसका असर ना सिर्फ एचआरटीसी बल्कि जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं उन पर भी होता है, और उन पर भी ये लागू होता है फैसला। तो ये निर्णय हमेशा कैबिनेट ही लेती है, तो ये कैबिनेट में लाया जाएगा। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो बताया, कल जो केस था, उन्होंने कहा कि जहां तक महिलाओं का 50% किराया वापस लेने का जो एक चर्चा चल रही है कि वो इस तरह का कोई मामला डिस्कस हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं का जो बस किराया है उसको उसी तरह रखेंगे जैसा वो चल रहा है, लेकिन जो बस किराया है, चाहे वो न्यूनतम है चाहे पर किलोमीटर फेयर है, उसको लेकर कैबिनेट कॉल लेगी, क्योंकि बीओडी ने कैबिनेट के लिए इसमें केस बनाने का निर्णय लिया है, तो उस पर कैबिनेट ही फैसला करेगी। उसमें अभी कुछ नया नहीं कहा जा सकता। ये अभी तक के जो निर्णय हुए हैं उनकी बात में कर ली। कल से अब नया सप्ताह शुरू होगा और बीच में इसमें एक बुधवार को छुट्टी है, और उसके अलावा जो आगे चीजें हैं वो जिस तरह से चलेंगी उसकी हर अपडेट हम आपको उस तरह से आगे देंगे। रेगुलराइजेशन का मैटर हम लगातार फॉलो कर ही रहे हैं, और बाकी विभागों से भी बात हो रही है, तो उसमें जो आपकी क्वेरी होगी तो इसी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम उसको भी आगे बढ़ा सकें, उसकी कोई बात कर सकें। और भी कोई अगर आपकी कोई
क्वेरी हो तो कृपया इसी कमेंट बॉक्स में करें। आज वैसे भी भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आप लोग मैच भी देखना है आप लोगों ने, तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।